तो बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं अविकारी शब्द, जिसको हम अव्यय के नाम से भी जानते हैं। पीछे क्लास में हम पढ़ाए थे आप लोग क्रिया। क्या पढ़ाए थे? क्रिया। तो सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि क्रिया का अंग्रेजी क्या होता है? वर्ब होता है। क्रिया का अंग्रेजी क्या होता है? वर्ब होता है। ठीक है, तो अब ये बताइए, हम बताए थे कल कि क्रिया को पकड़ने का आसान ट्रिक है। क्या ट्रिक है? क्या ट्रिक है? क्रिया को पकड़ने का आसान ट्रिक बताए थे कि जिस शब्द के अंत में ना लगा हुआ रहता है वो आपको क्रिया होता है। बताए थे ना? तो बताइए कि क्रिया का 2-4 को उदाहरण बताइए आप। बहुत अच्छा, तो कल क्रिया बताए थे। अच्छा, अब ये बताइए कि हम बताए थे क्रिया के भी भेद हैं और वो 3 बातों को लेकर के बांटा गया है। जैसे कि सबसे पहले है काल के आधार पर क्रिया के भेद। तो बताइए कि काल के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? बहुत अच्छा। अब ये बताइए कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद? सकर्मक और अकर्मक है। अब ये बताइए कि प्रयोग के आधार पर क्रिया के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? 4 है। कौन कौन से हैं? तो अविकारी के बारे में यदि हम बात करें तो यहाँ लिखा है कि जिन शब्दों का वाक्य में प्रयोग होने पर लिंग, वचन, कारक। अब बताइए, आप लोग को हम लिंग, वचन, कारक पहले पढ़ा दिए है ना? यही कारण था कि आपको पहले पढ़ा दिए कि आगे के चैप्टर में जब वो लिंग और वचन और कारक आए तो आप लोग वहाँ पर फंसे नहीं। तो बताइए, तो आप लोग कि लिंग किसे कहते हैं? तो स्त्री और पुरुष का बोध तो हो, लेकिन इसमें ऐसे लिखा है कि जिस संज्ञा या सर्वनाम से स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो तो हम लोग उसे लिंग कहते हैं। तो बताएंगे आप लोग कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, तो अब बताइए, जिन शब्दों के वाक्य में प्रयोग होने पर लिंग, वचन या कारक पुरुष के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है। कहता है कि पुरुष के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उन्हें हम अविकारी अव्यय कहते हैं। देखिए, अविकारी शब्द भी कह सकते हैं और अविकारी अव्यय भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, जल्दी बताइए। ठीक है, तो एक बार परिभाषा को हम लोग देखेंगे और आप लोग भी अपने अपने मटेरियल में ये चीज़ पढ़ेंगे देख करके कि क्या है। जिन शब्दों का, ठीक है, तो जिन शब्दों का वाक्य में प्रयोग होने पर करा कि ऐसा शब्द, जरा ध्यान दीजिए, ऐसा शब्द जिसका प्रयोग कहाँ पर होने की बात हो रहा है? वाक्य में। कहाँ पर? वाक्य में प्रयोग होने पर लिंग, वचन या कारक पुरुष के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब बताइए, यहाँ पर पुरुष का मतलब क्या समझे आप लोग? पुरुष का मतलब यहाँ होगा प्रथम पुरुष, मध्य पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है ना? प्रथम पुरुष को ही तो उत्तम पुरुष कहा जाता है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, तो वही कहता है कि पुरुष के कारण कोई भी बदलाव नहीं होता है। इसका नाम ही है अविकारी। अविकारी, जिसमें आपको जिन शब्दों का वाक्य में प्रयोग होने पर लिंग, वचन या कारक पुरुष के कारण कोई परिवर्तन नहीं हो तो उसे हम लोग अविकारी अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द जो है वह 4 प्रकार के हैं। चलिए, तो लिखा है कि अविकारी शब्द को कितने भागों में बांटा गया है? 4 कितने भागों में? 4 बोलिए। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। आपसे पूछे कि अविकारी शब्द को कितने भागों में बांटा गया है? बताइए। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। चलिए, तो क्रिया विशेषण है। पहला क्या है? क्रिया विशेषण। दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? चौथा क्या है? अब आपको कल बताए थे कि आप लोग देखिए कम, अपने दिमाग को जोर ज्यादा डालिए। तो बताइए पहला क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय बोलिएगा तो और अच्छा। तो बोलिए क्रिया विशेषण अव्यय, ट्रिक पर जोड़ करके बोलिए। क्रिया विशेषण अव्यय, इसके बाद है आपको संबंध बोधक अव्यय, ठीक है। आप दोनों आदमियों को याद हो गया। अब फिर से बताइए आप लोग।
क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक समुच्चय अव्यय, बोधक। इसमें आदि बोधक अव्यय। बहुत अच्छा। अगर आपसे अब कोई पूछे कि अव्यय के कितने भेद हैं, अगर कोई पूछे कि अव्यय को और क्या कहा जाता है, शब्द अविकारी शब्द। क्या कहा जाता है? चलेंगे अब अगले टॉपिक पर। अगला आपका क्या परिभाषा बता रहा है उसको भी हम लोग देखते हैं। लिखा है क्रिया विशेषण जो अविकारी शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हो। कहता है कि जो अविकारी शब्द क्रिया की विशेषता को प्रकट करता है। देखिए इसके परिभाषा में ही स्पष्ट हो जाएगा, इसके शब्द में ही। क्रिया विशेषण यानी कि कह रहा है कि जो अविकारी शब्द क्रिया की विशेषता बताता है, मतलब लिखा है क्रिया विशेषण, तो जो क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताए, तो जो में क्या मतलब जो अविकारी शब्द, बोलिए जो अविकारी क्रिया की विशेषता बताए, क्रिया की विशेषता बताता है उसे हम लोग अविकारी क्रिया विशेषण का क्या कहते हैं। क्रिया विशेषण कहते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर समझने की बात है, क्योंकि इंटरमीडिएट में जब आप वर्ब चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये चीज़ पढ़ने को मिलेगा। इसको समझ लीजिए बढ़िया से। क्या कहता है, परिभाषा क्या बोला है, जो क्रिया की विशेषता को बताए। तो बताइए क्रिया मतलब क्या होता है, जैसे कि पढ़ना, सुना, क्रिया पढ़ना हुआ ना। तो देखिए जैसे ये पढ़ते हैं, हम बोलेंगे कि ये बहुत पढ़ते हैं। क्या बोले हम? तो बहुत पढ़ने का मतलब पढ़ने, मतलब क्रिया को हम विशेष बता दिए ना, क्रिया में कुछ विशेष बात बता दिए ना कि पढ़ते तो है लेकिन बहुत पढ़ते हैं। तेज तो है, बहुत तेज है, बात समझ में अब आ गया होगा। गरीब तो है, बहुत गरीब। हंसमुख तो है, बहुत बहुत ही ज्यादा हंसमुख है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो याद रखिएगा, जब क्रिया की विशेषता को बताए तो उस अविकारी शब्द को हम लोग क्रिया विशेषण कहते हैं। ये बात क्लियर हो गया कि नहीं, बताइए आप लोग। अच्छा एक सेंटेंस देते हैं, आप लोग पकड़ के बताइए कि इसमें क्रिया विशेषण है कि नहीं है। तो राम आम खाता है, राम खा रहा है, खाने का काम कर रहा है ना। हम पहले ये पूछे कि आपको कि है कि नहीं है, बिल्कुल नहीं। भाई साहब राम आम खाता है, तो इसमें खाने का काम क्रिया है, अब क्रिया का विशेष कहाँ बता रहा है? कुछ नहीं, वो खाना ही बता रहा है। राम आम बहुत ज्यादा खाता है। हाँ ये सही हुआ, तब ना क्रिया की विशेषता हुआ। अब मान के चलिए कि अरमान क्रिकेट खेलते हैं। चलिए लिखा है आपको कि राजेश तेज दौड़ता है। अब राजेश तेज दौड़ता है, इसमें क्रिया विशेषण कौन होगा? क्या को देखिए, ये दौड़ना तो क्रिया हो गया और उस क्रिया की विशेषता कौन बता दिया भाई? इसलिए तेज जो हो गया वो हो गया क्रिया विशेषण। फिर आगे वह बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चलता है, तो इसमें धीरे धीरे जो है वो आपको क्रिया विशेषण। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे लिखा है कि क्रिया विशेषण जो है उनके 4 भेद हैं। क्रिया विशेषण के कितने भेद है? 4 भेद है। क्रिया विशेषण के 4 भेद है। पहला है स्थानवाचक, बोलिए। यहाँ वाचन लिखा है जो कि गलत है, सभी लोग सही कर लीजिएगा। स्थानवाचक है जिसके अंतर्गत आपको वहाँ, बाहर, इधर उधर होता है। फिर है कालवाचक जिसमें है रात भर, आजकल, अभी, ठीक। परिमाणवाचक जिसका मतलब होता है अधिक, थोड़ा थोड़ा, कम। रीतिवाचक जैसे कि कैसे, अचानक, ऐसे, तेज। बात समझ में आ रहा है? तो इसको आपको थोड़ा याद रखना कठिन पड़ेगा। फिलहाल इतना याद रखिएगा जरूर आप लोगों की क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? 4। और अविकारी शब्द के कितने भेद हैं? 4 भेद, ठीक है। तो अब बताइए अब कि शोभा बहुत धीरे धीरे बोलती है, इसमें क्रिया विशेषण क्या है? अब समझ में आ गया ना? चलिए चलिए अगला है संबंध बोधक है, ठीक है। तो जो अविकारी शब्द संज्ञा सर्वनाम के साथ आकर उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बतलाते हैं। जरा ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा हुआ है संबंध बोधक, यानी कि जो शब्द, जो अविकारी शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ, किसके साथ? संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध बनाने का काम करता है, उसे हम लोग संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? अब जरा यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ अविकारी शब्द है, संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध बनाने की बात बता रहा है, ठीक है। जैसे कि मेरे साथ बैठो, मेरे साथ बैटिंग कीजिए, इसका मतलब हुआ यहाँ पर मतलब संबंध बना रहा है ना, साथ में बना रहा है। बात समझ आ रहा है? मेरे साथ बॉलिंग कीजिए, फील्डिंग कीजिए, बात समझ में आ रहा है? आप मेरे साथ ही चलिएगा घूमने के लिए। तो यहाँ आपको क्या हो रहा है कि संबंध बनाने की बात हो रही है। तो जैसे मेरे साथ बैठो, विद्या के बिना मनुष्य पशु समान है, तो यहाँ पर देखिए किसका किसका संबंध बन रहा है, जल्दी बताइए। विद्या का और मनुष्य का। देखिए तभी तो, अगर विद्या नहीं है तो मनुष्य पशु के समान है, यानी कि किसके किसका संबंध बन रहा है? विद्या का। अगर है ना मेहनत के बिना सफल नहीं होता है, बताइए किसका किसका संबंध?
का। सही बात है, मेहनत और सफल का संबंध बन रहा है कि अगर मेहनत नहीं होगा तो सफल नहीं होगा। ठीक है, सड़क के किनारे झोपड़ी है, तो बताइए किस किस का संबंध बन रहा है? सही बात। तो जब संबंध बनाने की बात हो और किस किस के बीच में, संज्ञा सर्वनाम के बीच में, तो उस परिस्थिति में वो संबंध बोधक अव्यय हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? अब आपका अगला टॉपिक है, अगला परिभाषा है समुच्चय बोधक का, जो अव्यय दो या दो से अधिक उपवाकों को जोड़ते हैं। देखिए वैसे भी समुच्चय, आप जो इंटरमीडिएट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक चैप्टर आएगा जिसका नाम रहेगा मैट्रिक्स। इंटर का 11th का पहला चैप्टर है जिसका क्या नाम रहेगा? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में ही पढ़ाई होता है यूनियन और इंटरसेक्शन का। बात समझ में आ रहा है? तो उसी में आपको उसका हिंदी होता है समुच्चय बोधक। बात समझ में आ रहा है? तो दो शब्दों या दो उपवाक्यों को जोड़ने, जब जो अव्यय या जो अभिकारी शब्द दो शब्दों या दो उपवाक्यों को जोड़ता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे कि राम और श्याम खेल रहा है, तो देखिए किस किस को जोड़ रहा है? राम और श्याम को जोड़ रहा है, यानी कि यहाँ पर जो है सो समुच्चय बोधक वाक्य है। यदि तुम मेहनत करते हो तो पास हो जाते। किस किस को जोड़ रहा है? मेहनत को और पास को। ये सब तो समझ में आप लोग को बहुत अच्छा आ रहा है। चलते हैं अगली परिभाषा पर। चलिए, अब है विस्मयादि बोधक, जो अव्यय मन को हर्ष करे। क्या करे? मन को हर्ष करे। पहले आप लोग बताइए कि हर्ष का मतलब क्या होता है? खुशी होता है। हर्ष का मतलब खुशी। चलिए, घृणा का मतलब? घृणा का मतलब नफरत। प्रशंसा मतलब? बड़ाई। विस्मय मतलब आश्चर्यजनक बात। स्वीकृति, जैसे कि आप बोलते हैं कि मे आई गो टू 5 मिनट। आप शिक्षक से पूछते हैं ना स्कूल में, तो बोलते हैं कि यस, तो यस मतलब स्वीकृति आपको मिल जाता है, स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए जब ऐसा बात आए तो वहाँ पर समझ लीजिए कि यह स्वीकृति वाला है। ठीक है, आश्चर्य, शोक, गुस्सा आदि भाव को प्रकट जब करने वाला हो उसे हम लोग विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे कि देखिए, आह कितना सुहावना मौसम है, तो इससे क्या स्पष्ट हो रहा है? कितना अच्छा मौसम। अच्छा मौसम मतलब मन क्या हो रहा है? दुखित की खुशी हो रहा है? हर्षित हो रहा है। ठीक है, तो देखिए हर्षित होने का बात है। अब विस्मयादि बोधक पकड़ने का ये जो चिन्ह है इसको भी आप याद रखिएगा। फिर है अरे बाप, अरे आप आ गए, है ना? अरे आप आ गए, तो यहाँ पर ये बोलने से क्या स्पष्ट हो रहा है? खुशी हो रहा है। अरे आप आ गए, आश्चर्य का बात हो रहा है। ठीक है ना? बोलने से ही स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है ना? अरे बाप रे, वो मर गई। बात समझ में आ रहा है कि समझ में आ रहा है? अरे अरमान आप इतना तेज हैं, क्या हो रहा है यहाँ पर? आश्चर्य हो रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो इसके बाद शाबाश से बेटा, तुमने तो कमाल ही कर दिया। तो शाबाश यहाँ पर जो है, शाबाश जो है यहाँ पर ये क्या हो रहा है? शाबाश बेटा, तुमने तो कमाल ही कर दिया। खुशी की बात हो रही है। खुशी की बात हो रही है। बात समझ में आ रहा है? तो याद रखिएगा। और विस्मयादि बोधक को अंग्रेजी में हम लोग एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। तो याद रखिएगा, इस ये जो चिन्ह है इसे करके इसको एक्सक्लामेशन मार्क कहा जाता है। और एक्सक्लामेशन मार्क वहाँ पर लगता है जहाँ पर खुशी, जहाँ पर दुखी, जहाँ पर आश्चर्य, जहाँ पे गम, जहाँ पर नफरत, जहाँ पर प्रेम, प्रशंसा, क्रोध, इस सब की जो बात हो तो वहाँ पर आपको ये चीज़ लग जाता है। बात समझ में आ रहा है ना? तो बताइए इसको कौन सा चिन्ह कहेंगे? विस्मयादि बोधक चिन्ह कहेंगे। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहेंगे। आपको अंग्रेजी की चर्चा इसलिए करते हैं कि जब आप हिंदी खत्म करने के बाद अंग्रेजी पढ़ेंगे तो वहाँ भी ये चीज़ आएगा ही आएगा, क्योंकि बेसिक हिंदी पूछता है, बेसिक अंग्रेजी पूछता है, अंग्रेजी भी तो पढ़ना है आप लोगों को। चलिए, अब अभ्यास प्रश्न के दौरान हम लोग देखते हैं कि कितने बातों को जाने हैं। लिखा है कि और शब्द किस प्रकार का अव्यय है। अब जरा ध्यान दीजिए, और जो है वह आपको किस प्रकार के अव्यय है। हम बोलते हैं कि राम और श्याम दाल और भात दोनों खाएंगे, तो दाल और भात दोनों को क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं ना। मतलब और एक ऐसा वर्ड है जो दो शब्दों को या दो व्यक्तियों को क्या करता है? जोड़ता है। सही बात, ठीक है ना? जैसे और कभी बोलते हैं हम लोग, तो देखिएगा उसमें दो चीज़ आता है। जैसे कि आज क्या क्या पढ़ाया होगा, तो आप लोग बोलिएगा कि आज हिंदी और अंग्रेजी पढ़ाया होगा, यानी कि और लगा दिए तो बात समझ में आ रहा है ना? चलिए, अब है निम्न में कौन विस्मयादि बोधक अव्यय नहीं है। अब देखिए, विस्मयादि मतलब क्या बताए थे हम? विस्मयादि मतलब क्या बताए थे? आश्चर्य हो, घृणा हो, नफरत जिसको कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, अरे विस्मयादि है कि नहीं है? जी, वाह विस्मयादि है कि नहीं है? उफ, चोट लग गया, उफ।
बहुत दर्द हो रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे हम लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो कहने का मतलब ये सब विस्मयादि है, लेकिन और जो है विस्मयादि बोधक नहीं है। तो बताइए कि और कौन सा बोधक वाक्य? समुच्चय बोधक अव्यय है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे विराम चिन्ह। क्या पढ़ेंगे? विराम चिन्ह। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।